शुरू हो गई, जेई मेन शुरू हो गया, 4 अप्रैल 5 अप्रैल वो सब चालू हो गए। शिफ्ट आप लोगों ने देखने भी शुरू कर दी और ऑब्जर्व करना भी शुरू कर दिया होगा बच्चों कि पेपर्स को एज यूजुअल जैसे हमेशा आ रहा है कि सुनने में फिजिक्स की क्या मॉडल 1 है, केमिस्ट्री इजी आ रहा है, बट मैथ्स टफ जा रहा है। मैथ्स मैंने देखा है जो शिफ्ट आई है बच्चों के क्वेश्चन जो आए हैं मैंने देखे हैं वो बहुत टफ नहीं है। अभी आप 25 क्वेश्चन में से पकड़ोगे कि 4 क्वेश्चन ही आप लेके बैठ गए जो आपको द मार्क है वो तो डेफिनेटली आप बोलोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपको बेसिक्स पे निकल रहे हैं। अगर आपको चैप्टर का बेस मालूम है, अगर आपको चैप्टर का कंटेंट मालूम है ना, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बन जाने चाहिए जितने मैंने देखे। और मैक्सिमम आज मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देती हूँ इस वाले शिफ्ट में, अपने 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का जो पेपर है मैथ्स का। एंड लेट्स सी देखो ना कि क्या मैं कर रही हूँ। एक भी ऐसी चीज नहीं है कि कुछ एडिशनल वो दे रहे हैं या क्वेश्चंस में कुछ भी दे रहे नहीं, जस्ट मुझे अंडरस्टैंडिंग करना है क्वेश्चन को और मुझे उसको बेसिक पेज लेके सॉल्व करना है। जैसे आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, मैंने हमेशा बोला है कि बच्चों चैप्टर का बेस क्लियर होना चाहिए। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो मुझे उसी को अप्लाई करने चाहे क्वेश्चन कैसा भी है, ठीक है। सो अभी मैं आपको 4th जैन का शिफ्ट 1 सॉरी 4th जैन नहीं 4 अप्रैल का शिफ्ट 1 जो है मैथ्स वाला पेपर वो मैं सॉर्ट आउट करके दे रही हूँ 1 बाय 1 जो भी क्वेश्चन है। सो फर्स्टली मेमोरी बेस पे जो भी मुझे आया है मैं क्लियर कर दूं बच्चों, दिस इज मेमोरी बेस, तो नॉट एग्जैक्ट की एग्जैक्ट होगा क्वेश्चन, बट हाँ मेमोरी बेस पे जो भी आते हैं ऑनलाइन वो मैं आपको सॉर्ट आउट करके देने वाली हूँ अपने तरीके से, जैसे मैं समझा के देती हूँ किसी भी चीज को, सो दैट आपको क्लियर हो। एंड अगर आगे की शिफ्ट में रिलेटेड कुछ आता है तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं उसको सॉल्व, ठीक है, क्योंकि बेस कहीं बदलता नहीं है। बेसिक जो होता है ना बच्चों का और किसी भी कॉन्सेप्ट का वो कहीं नहीं चेंज होता है बच्चों। आपको क्या आप करते हैं ना कि किसी क्वेश्चन को ये तरीके से कर लिया, किसी को ये फॉर्मूले से कर लिया, ये टाइप का पैटर्न है तो इससे कर लिया, उसमें आप लोगों को लगेगा कि हर क्वेश्चन अलग है। नहीं, अगर आप बेसिक्स पे पकड़ लिया ना तो हर क्वेश्चन बेसिक से जाओ और एक सेम वे में होता है। सो मैं आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन ले रही हूँ, चलो बच्चों। सो अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँ 1 बाय 1 क्वेश्चन। जैसे मैंने पहला सबसे पहले बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन आया था 4 अप्रैल वाले शिफ्ट को, तो मैं सॉल्व करती हूँ ये बेस थ्योरम लगता है कि बहुत कंफ्यूजिंग है। उसका फॉर्मूला अगर देखेंगे बुक्स में जो है पता नहीं बहुत अजीब है बच्चों, मैं कभी फॉलो नहीं करती और मैं कभी फॉलो करने को बोलती भी नहीं। मेरा बेस थ्योरम सॉल्व करने का तरीका अलग है, जो मैं आपको बताऊंगी डायरेक्टली वो आएगा जो फॉर्मूले में वैल्यू डाल के आता है, तो आपको एक स्टेप में आपको आपका आंसर मिलने वाला है। सो फर्स्टली मैं ये क्वेश्चन बता देती हूँ आया क्या था। बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन है बच्चों, उन्होंने बोला है लेट देयर आर 3 bags ABC, bag A contain 5 black ball and 7 red ball, bag B contain 5 red and 7 black, and bag C contains 7 red and 7 black ball. So A ball is drawn and found to be black, then the probability that is drawn from A bag, ठीक है। सो पहली तो चीज ये है कि बेस थ्योरम इस पे लगने वाली है, मुझे कैसे समझ में आएगा, एक साथ एक से ज्यादा इवेंट होते जैसे इसमें 3 बैग्स है, फर्स्टली नोटेड। दूसरी चीज मेरा तरीका क्या है, इन्होंने मुझे पूछा है ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी इन बैग ए। सो मुझे क्या करना है, वो फॉर्मूलाज मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, फॉर्मूलाज मैं कभी नहीं लगाती बेस थ्योरम पे, और वैसे ही आप लोग करोगे तो जैसे मैंने बोला विद इन 1 स्टेप आपको आंसर आएगा। सो पहले एक काम करते हैं कि तीनों बैग में से ब्लैक बैग का निकालने का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम लोग। मेरे पास 3 बैग है ABC, 3 बैग है तो हर एक बैग की प्रोबेबिलिटी अपने आप में 1/3 हो गई, करेक्ट, बैग की प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद इसमें से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। सो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बच्चों बैग ए में कितनी ब्लैक थी 5, टोटल कितनी है 12, तो कितनी हो गया आंसर में 5/12। इसकी आ गई मेरे पास 5/12 नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, बेसिक जो हम 10th में सीखते हैं, कुछ है ही नहीं। ब्लैक बी कंटेन 5 रेड एंड 7 ब्लैक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 7/12। एंड सी में 7 रेड और 7 ब्लैक है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 7/14, ब्लैक इज 7, टोटल इज 14। मैंने तीनों बैग की निकाल ली, ठीक। उसके बाद अब टाइम नोट करना आप कितनी देर में लगने वाला है। उसने पूछा है बच्चों एक बैग ए से मेरा ब्लैक बॉल आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक ए वाले की आप ऊपर रख लो, मतलब जिसकी पूछी है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसके ऊपर रख लो, और बाकी नीचे सब ऐड करो एक साथ जितनी भी है, इवन इंक्लूडिंग दिस वो भी। तो 1/3 5/12, 1/3 7/12, 1/3 7/14। समझो मुझे इसमें बैग सी की पूछी होती तो मैं बैग सी वाला ये कंटेंट ऊपर लिखती और अपॉन टोटल नीचे मारती। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके हाथ में, विद इन सम सेकेंड्स
आपको आंसर आपका मिल जाएगा। सो ये कितना आ गया बच्चों 5/36 होल अपॉन ये कितना आ गया 5/36, ये कितना आ गया 7/36, ये कितना आ गया 7 ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया इसने काम क्योंकि एलसीएम आ गया अलग 42। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके दिखाऊं क्या या आप आंसर लिख लेंगे भाई? मेरा एलसीएम कितना आ गया 42 और 36 में मेरा आंसर आ जाएगा बाबू, ये तो मुझे निकालना पड़ जाएगा रे। 42 एंड 36 पे ठीक है मैं निकाल देती हूँ। एक काम करती हूँ मैं, छोटा हो जाएगा ना, आप यहां से 1/6 बाहर कॉमन ले लो, 5/6 7/6, ये मेरा 7 है ना, हाँ 7 अच्छा अरे 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 ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दी, ये तो हो गया सॉल्व, ये आ गया आपका 36 एलसीएम 5 + 7 + 6, ये हो गया 5/36 और ये हो गया 12 6 18 18/36, आंसर इज 5/18। चेक करो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। ऑप्शन इज 3 5/13 करेक्ट आंसर है। कितनी देर लगी सॉल्व करने को? कोई फॉर्मूले आदि नहीं करना, जितने इवेंट दिए सबके निकालो और जिसकी पूछे उसके ऊपर रखो, बाकी सबको नीचे ऐड करो सॉल्व। अंडरस्टूड? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ले रही हूं, देख लिया ना बच्चों आप लोगों ने, समझ गया ना? एक बार मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ कुछ सेकंड्स के लिए सो दैट यू कैन सी। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों बायनोमियल एक्सपेंशन, माय फेवरेट टॉपिक, ये मैं रब कर रही हूं। बायनोमियल एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन मोस्टली आता है जेई को। बायनोमियल एक्सपेंशन में अभी पूरा पढ़ाने का तो ऑब्वियसली टाइम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूं, बट बायनोमियल एक्सपेंशन में एक कॉन्सेप्ट आता है जनरल टर्म का एंड मैक्सिमम क्वेश्चन उस पर डिपेंड होता है। जो इस बार का क्वेश्चन है वो भी उसी पे डिपेंड है। एक होता है जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला एक है बट क्वेश्चन पूछने के तरीके उस पर बहुत सारे हैं। जैसे इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने एक टर्म दिया है 2⁻⁵ प्लस 3⁻⁴ होल रेस टू 15। इसमें इन्होंने पूछा है बच्चों द नंबर ऑफ द रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज माय क्वेश्चन। इसके एक्सपेंशन में रेशनल टर्म कितनी है? तो ये इस पे क्या करना है, आप इस पे पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाओ। जनरल टर्म एक पर्टिकुलर टर्म कैलकुलेट करके देता है, सो उसका फॉर्मूला होता है TR+1 NCR x⁻n - r और y⁻r इन टर्म्स ऑफ x+y⁻n अगर मैं इस पे कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, सो अगर मुझे इस पे करना है तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा TR+1 = n इज माई 15C r ही मुझे नहीं पता होता है, इसमें आपको r ही फाइंड आउट करना है और उसी से वैल्यूज आता है फिर जो परफेक्ट आंसर है। x माई 2 इवन 2⁵ में बोलूंगी रेस टू n - r, सो 15 - r एंड y इज माई 3⁻⁴ मतलब r। ठीक है, तो यहां से अगर मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया तो मुझे ये मिल गया 15 - r/5 एंड 3⁻⁴। अब बस एक छोटी सी चीज जो मैं आपको शुरू में बोल रही थी ना, क्वेश्चंस का बेस, चैप्टर का बेस, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसका जस्ट बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसने मुझे बोला था इसके एक्सपेंशन में रैशनल टर्म्स कितनी हैं, तो मैंने मान लिया ये मेरे रैशनल टर्म्स हैं। तो रैशनल टर्म का मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर्स आए हैं, जो टर्म्स आए हैं, वो रूट में नहीं जाने चाहिए, मतलब इरेशनल नहीं होने चाहिए। गॉट इट? तो रैशनल मतलब ये प्रॉपर, ये जो पावर्स हैं ये रूट में कब नहीं जाएंगी बाबू? जब ये आपको इंटीजर होंगे। अगर ये मेरी पावर्स इंटीजर होंगी तभी तो मेरे प्रॉपर नंबर आएंगे। अगर ये पावर मेरी फ्रैक्शन हो गई लाइक 1/2 1/3 1/4 तो रूट बन गया ना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट। सो दैट मीन्स रैशनल होने का मतलब है कि ये पावर्स आपको इंटीजर होने चाहिए। बस एक यही पॉइंट पकड़ना था। तो अगर मुझे 15 - r/5 इंटीजर लाना है तो नीचे क्या लिखा है 5, मतलब ऊपर का क्या होना चाहिए 5 का मल्टीपल। सो दैट मीन्स r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है 0 डालेंगे 15 5 10 15 15 - 15 0 और 2⁻⁴ मतलब मुझे रैशनल पकड़ना है। करेक्ट? अब इस वाले टर्म्स के लिए बात करते हैं r/3। अगर ये मुझे रैशनल करना है तो ये मेरा क्या होगा r/3 है ना। करेक्ट? ये आपका क्या होगा, ये 3 के मल्टीपल होंगे। सो यहां से r का वैल्यू क्या क्या मिलेगा आपको 0 3
6, 9, 15 अप टू डैश डैश डैश। आगे मैंने क्यों नहीं लिखे क्योंकि बहुत सारे हैं, तो ये तक क्यों मैम ने किया, आगे क्यों नहीं किया उसका मैं बताऊंगी रीजन। इतना आपको समझ में आ गया, मतलब आपको पता चलेगा कि आर पे इन पे ये आपका इंटीजर आने वाला है। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, एक्सपेंशन एक है, सो आर का वैल्यू तो एक ही होगा ना, कोई मतलब जो भी होगा सेम होगा ना। तो आर का वैल्यू सेम कहां मिल रहा है, एक 0 पे और एक 15 पे। बाकी तो 3 के मल्टीपल से आगे बढ़ेंगे, यहाँ मेरे आगे नंबर ही नहीं, तो मुझे लिखने का मतलब नहीं है। मेरे 2 नंबर सेम आ गया, मतलब ये 2 आर की वैल्यूज पे वो रैशनल नंबर देगा और बाकी पे इरेशनल दे देगा, क्योंकि ये पावर्स जो हैं ये फ्रैक्शन में बन जाएंगे, मल्टीपल्स नहीं होंगे। सो दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 0 एंड 15 पे आपको रैशनल मिलने वाला है, यानी कि उसने पूछा कितनी टर्म्स, तो कितनी टर्म्स है हमारी 2, आंसर इज 2। सो आपके ऑप्शन में जो भी 2 है आप उसको मार्क कर सकते हो, मतलब इसमें 2 रैशनल टर्म मिलने वाली है। अब बताओ मुझे कहां से टफ था ये, एक छोटी सी चीज पकड़नी थी रैशनल, और जनरल टर्म पता होना चाहिए था आपको। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, इतना इजी, मतलब 10th का क्वेश्चन है बच्चों, क्वाड्रेटिक। एक क्वाड्रेटिक आपने 10th में पढ़ा है, ये मैं रब कर रही हूं भी, सम सेकंड के लिए इधर पॉज करो सो दैट यू कैन सी। डन, फाइन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक के ऊपर। क्वाड्रेटिक क्या तुम लोगों ने पढ़ी नहीं है क्या? क्वाड्रेटिक हम लोग 10th में पढ़ लेते हैं, राइट? तो क्वाड्रेटिक के ऊपर ही है, प्रॉपर क्वाड्रेटिक के ऊपर क्वेश्चन आया भाई। उसने बोला है, क्वेश्चन इज दैट 2 and 6 are the roots of the equation ax square plus bx plus 1 is equal to 0. Then the quadratic equation whose root are, प्रॉपर बेटे आरडी में मिलेगा ये क्वेश्चन, आरडी में जो आपको जेई में 4 नंबर देके जा रहा है। और इसको आप बोलते हैं कि टफ गया मैथ्स, टफ गया, बिल्कुल नहीं, टफ है ही नहीं। आप लोगों ने टफ बना के रखा है बच्चों। जब तक आप मैथ्स पे टाइम नहीं दोगे ना वो नहीं होता है। जब और एक मेंटली अगर आपने सेट कर लिया ना बाबू कि टफ है, तो आप पढ़ोगे ही नहीं। क्वेश्चन पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा, क्या दूर से तो ऐसे लगा अरे क्या लिखा है। तो मैथ्स को टाइम दो बच्चों, बैठ के करो, सॉर्ट आउट करो, प्रैक्टिस करो, तब वो क्लियर होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज। अब उन्होंने बोला है इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, 2 and 6, एंड फाइंड आउट द इक्वेशन हुज रूट आर a plus 3b 1 upon a plus 6b। कितना इजी है, देन आरडी में मिल जाएगा आपको सेम क्वेश्चन, ढूंढ लो चाहे तो, इतना इजी है। अगर मेरे इसके 2 रूट से 2 and 6, तो पहले मैं यहाँ से ए बी का वैल्यू निकालूंगा, वो मैं यहाँ पे यूज करूंगी, एंड देन मेक ए फॉर्मूला। ठीक है, सो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ द रूट 10th का, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड फिर एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए। सो दिस इज माई ए बी सी, ऐसा होता है। सो मेरे रूट दिए ऑलरेडी 2 and 6, तो सम ऑफ द रूट 8 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसमें ए बी सी की जगह, ए बी की जगह तो वही लिखा है, सी की जगह 1 है तो वो मैं लिखूंगी। सो मेरा यहां से 8 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट 12 इज इक्वल टू सी इज 1 बाई ए। तो मेरा यहां से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैंने करा तो ए का वैल्यू मेरा आ गया 1/12। ठीक, ए का वैल्यू 1/12 अगर मैंने यहां डाला है तो मेरा बी का वैल्यू आ गया 8 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1/12। तो मेरा बी इज इक्वल टू आ गया माइनस 8/12। दैट मीन्स 2/3। माई बी इज माइनस 2/3। ये मेरे ए बी के वैल्यू आ गए। ए बी के वैल्यू मैं यहां डाल सकती हूँ, मतलब आपको रूट चाहिए 1 अपॉन 1/12 प्लस 3 इंटू माइनस 2/3 एंड 1 अपॉन 1/12 प्लस 6 इंटू माइनस 2/3। सॉल्व करो, ये आपको कितना आ गया भैया 1 अपॉन, कहाँ सॉल्व करूंगा, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 1 अपॉन a प्लस 3b इज इक्वल टू, ये मेरा आ गया 1 अपॉन 1/12 माइनस 2, क्योंकि 3 मेरा कट हो गया, -2। सो ये मेरा आ गया 1 अपॉन ये -23, और ये मैंने 12 ऊपर कर दिया, -12/3। ठीक है, और ये आ गया 1 अपॉन a प्लस 6b इज इक्वल टू, ये मेरा 3 - 4, 1 अपॉन 1/12 -4, 12 × 48 और -47। तो ये आ गया 12 अपॉन 47। ये 2 रूट्स के ऊपर अब हमने इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन 1 का फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक बनाने का फॉर्मूला क्या है, 10th में भी है, x² प्लस सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सपोज इट्स माई अल्फा, इट्स माई बीटा,
माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ पे एक्स भी आता है, माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। उठा के सिर्फ वैल्यू यहाँ डालने सॉर्ट आउट करना है, नथिंग एल्स। सो आपको आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इससे अपना वैल्यूज डाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन में से मैच हो जाएगा कोई भी एक आंसर। डन। हाँ, ये उसके बाद वाला जो क्वेश्चन आया है कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा ही बोलूंगी मैं, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा टफ हो गया, नहीं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट और लिमिट का कॉन्सेप्ट दोनों यूज हो रहे हैं। यू नो द लिमिट्स। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी क्या चीज है। आपको एक फंक्शन दिया है, लेट fx is equal to 1 minus cos 2x upon x square when x is less than 0, alpha when x is equal to 0 and beta is equal to under root 1 minus cos x upon x when x is greater than 0. If fx is continuous at x is equal to 0, then find the value of 4 into अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब यूजुअली आपको इसमें अल्फा बीटा निकालना है यूजिंग कंटिन्यूस। उसने बोला है कि fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, देन पहले मैं अल्फा बीटा फाइंड आउट करूंगी, फिर यहाँ पर डाल के सॉल्व करेंगे। ओके, सो कंटिन्यूस का अगर मेरा कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, सो कॉन्सेप्ट क्या है कि उसका LHL, उसका RHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे खुद फंक्शन का वैल्यू, वो तीनों सेम होते हैं, करेक्ट, वो तीनों इक्वल होते हैं। तो ये मेरा कॉन्टिन्यूस का कॉन्सेप्ट हो गया, ये मैं यूज करूंगी। अब जब मैं इसके LHL RHL निकालूंगी ना, तो उसमें लिमिट आएगा, क्योंकि LHL का फॉर्मूला मेरे पास क्या आता है, कितने पे बोला उसने, 0 पे। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, चूंकि मैं LHL निकाल रही हूं तो मैंने लिखा x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब दिस इज अ सिंबल कि मैं LHL निकाल रही हूं, और इसका मतलब क्या है कि मैं 0 से लेफ्ट, मतलब 0 से छोटी वैल्यूज पे मेरा फंक्शन क्या है, वहां पे लिमिट निकालूंगी। सो इन तीनों उसमें आपका लेस देन 0 पे फंक्शन कौन सा है, ये वाला। आपको रीड करना ना चाहिए, 3 क्यों दिए, ऐसे सजाने के लिए थोड़े दिए हैं। ये फंक्शन आपको लेस देन 0 के लिए यूज होगा, अल्फा आपको डायरेक्टली 0 के लिए यूज होगा, और ये ग्रेटर देन 0 के लिए यूज होगा। ठीक है, सो मैं LHL निकाल रही हूं तो x इज टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और मेरा फंक्शन यूज होगा 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरा लिमिट में यूज करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा लिमिट का कॉन्सेप्ट आ गया, उसको यूज करूंगी। एक LHL निकालूंगी, फिर RHL निकालूंगी, f ऑफ x निकालूंगी, इक्वेट करूंगी मैं, तो मेरा अल्फा बीटा आ जाएगा। बस वही तो निकालना है, फिर तो वैल्यू तो भाई डाल ही लोगे। तो इसमें क्या होता है बच्चे, 1 माइनस cos 2x क्या होता है, चलो मुझे बताओ। cos 2x के डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ी होंगी। सो 1 माइनस cos 2x क्या होता है आपका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, cos 2x इज इक्वल टू, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होता है बच्चों cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, सो 1 माइनस अगर cos 2x मुझे निकालता, तो ये आ गया आपका 2, यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये मुझे आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इज सो सिंपल, लिमिट कांस्टेंट पे लगता नहीं है, तो मतलब मेरा 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट मेरा लगेगा ओनली x टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। इट्स सो इजी। इसको आप कैसे लिख दोगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 2 मेरा बाहर आ गया, ये स्क्वायर हो रहा है, अरे ये बन गया आपका साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये वैल्यू 1 होता है लिमिट में, तो 1 स्क्वायर खत्म, यानी कि आंसर इज 2, मतलब LHL का वैल्यू आ गया 2। फिर आपको बताना है f ऑफ 0 पे, f ऑफ 0 पे उसने क्या दिया, डायरेक्टली दिया, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन है अल्फा, यानी कि ये मेरा अल्फा डायरेक्टली आ गया, इसमें मुझे कुछ नहीं करना, LHL मैंने निकाल दिया। RHL अगर आप देखोगे मेरा अल्फा का वैल्यू 2 आ भी गया ऑलरेडी, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि कंटिन्यूस उसने बोला है, तो यहाँ से मैं लिख भी देती हूँ, मेरा अल्फा आ गया 2, क्योंकि मेरे LHL 2 है, f ऑफ x मेरा 0 पे अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। अभी RHL की बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन 0 पे मेरा ये फंक्शन है, तो मैं ये फंक्शन यूज करूंगी बीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन x। अब ये बच्चों ये बन गया हाफ एंगल 1 माइनस cos x।
आइडेंटिटी यही यूज करोगे जस्ट फॉर हाफ एंगल के लिए, क्योंकि ये cos 2x के लिए, ये cos x के लिए। इतना तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ बच्चों, अगर आप जेई प्रिपेयर करो तो आपको पता होगा कि डबल एंगल से हाफ एंगल कैसे जाना है। मुझे सिर्फ एंगल हाफ करना है, तो 1 माइनस cos x यही है। तो मतलब आना साइन 2 साइन स्क्वायर ही है, लेकिन इस बार आएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और ये रूट में है बच्चों, ये ध्यान रखना है, ये छोड़ना नहीं है, दिस इज रूट। फिर से सेम, अगर मेरा बीटा कांस्टेंट है तो ये मेरी लिमिट के बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस √2 मेरा बाहर आ गया, ठीक। अंदर बचा साइन स्क्वायर x बाई 2 का रूट, मतलब रूट के बाहर आ गया साइन x बाई 2 अपॉन x। अब यहाँ पे मेरा लिमिट का कॉन्सेप्ट जो कि था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x विल बी 1, यहाँ पे मेरा साइन x बाई 2 और अपॉन x है, तो आपको ये फॉर्मेट करना पड़ेगा बाय 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो दैट मेरा ये फॉर्मेट बन जाएगा। ये मेरा 1 हो गया, 1 बाय 2 मैं बाहर निकाल लेती हूँ, √2 बीटा अपॉन 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और ये मेरा बन गया साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2, ये मेरा वैल्यू हो गया बच्चों 1 अकॉर्डिंग टू द लिमिट कॉन्सेप्ट। तो ये मेरा निकल गया √2, ये कट जाएगा, नीचे आ गया √2, सो आंसर इज बीटा बाय √2। एंड मेरी RHL इज ऑल्सो f ऑफ x, LHL इज ऑल्सो RHL, तो मेरी ये 2 है और ये बीटा बाय √2 है, तो यहां से बीटा बाय √2 इज इक्वल टू 2, सो बीटा इज इक्वल टू 2√2, ये मेरी बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा आ गया, बीटा आ गया, आप यहाँ पे रख के सॉर्ट आउट करो, अल्फा स्क्वायर 4, बीटा स्क्वायर 4 2 जा 8, आंसर इज 48। देखो ऑप्शन 48 कौन सा मैच कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन 48, दैट इज करेक्ट, ये अपने ऑप्शन में मैच हो गया। तो कितनी सी चीज थी, एक कंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट, एक लिमिट का कॉन्सेप्ट, लगाया सॉल्व किया। बताओ इसमें कहां कौन से रॉकेट साइंस यूज हुआ है अभी तक? एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ कि ये हमने रेगुलरिटी में या बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये चीजें हमने ना पढ़ी, कुछ भी ऐसा नहीं है, नथिंग। अंडरस्टूड? देन अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो हम आपका ये 22 मैंने बता दिया। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट फॉर्मेट है, उन्होंने कुछ करने को ही नहीं छोड़ा, डायरेक्ट फॉर्मेट दिया है। लीनियर इक्वेशन सुना है कि आपने? डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर फॉर्मेट जो होता है ये मैं रब कर रही हूँ बच्चों। हाँ, अब एक क्वेश्चन आपको इसमें आया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड है, एक वेरिएबल सेपरेबल, एक होमोजीनियस और एक लीनियर। सो जो आपको जेई के इसमें क्वेश्चंस आए दैट इज लीनियर फॉर्मेट, और डायरेक्टली फॉर्मेट दिया है, कुछ भी उन्होंने उसको फॉर्मेट करने के लिए नहीं छोड़ा। नहीं तो कई बार क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि हमें लीनियर बनाना पड़ता है, बट ये उन्होंने बनाया दिया है। मैं उसका फॉर्मेट लिख के दिखाऊंगी, एग्जैक्टली मैच हो रहा है। dy बाई डी एक्स आ गया क्वेश्चन, हाँ, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन एक्स। मेरे लीनियर का फॉर्मेट होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और जहां पे p और q आपके फंक्शन ऑफ x होते हैं या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है। ठीक, बताओ क्या अलग है? उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, ये पूरा q है, p इज -1, डायरेक्ट फॉर्मेट दिया है, कोई चेंजेस नहीं करना है। सो यहां से मेरा p मेरे निकल गया -1, q मेरा निकल गया 1 प्लस 4 साइन एक्स। तो लीनियर का मेरा तरीका क्या होता है कि आपको पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब कैसे निकालते हैं? e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो ये मेरा आ गया if इज इक्वल टू e इंटू इंटीग्रेशन ऑफ -1x मतलब -x, तो ये मेरा निकल गया e की पावर -x। ठीक है, और लीनियर का सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू -x। ठीक है, q मेरा है 1 प्लस 4 साइन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मेरा e की पावर -x। इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे क्योंकि ये मुझे एलसीएम लेके सॉरी इंटीग्रेशन पकड़ना पड़ेगा। ये e की पावर -x अंदर मल्टीप्लाई करो पहले, e की पावर -x प्लस e की पावर -x इंटू 4 में यहाँ पे लिख दे रही हूँ 4 साइन एक्स। भाई तुम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये तो डायरेक्ट है और ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा,
और एक्सपोनेंट है तो मुझे देखने की जरूरत नहीं, आईलेट के हिसाब से एक्सपोनेंट सबसे लास्ट होता है, दैट मींस दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ठीक है। सो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी, ये डायरेक्टली सॉल्वेबल है। सो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, माइनस बाहर आएगा क्योंकि चेन रूल लगता है, इसको सब्स्टिट्यूशन लगेगा, ठीक है। सो प्लस फॉर्मूला कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगी, तो मैं इसको ऐसा दिखा रही हूँ आपको, सो दैट आपको इजीली समझ में आए। ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, ये मेरा सेकंड, बिकॉज ऑफ आईलेट। पता है ना आईलेट क्या होता है? आईलेट के हिसाब से आप इंटीग्रेशन के जब बाई पार्ट हम लगाते हैं तो इसके हिसाब से हम लोग उसको ऑर्डर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो एक्सपोनेंशियल इज वेरी लास्ट, तो इसको हम सेकंड बोलेंगे एंड मेरा ट्रिगो इज फर्स्ट। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये तो माइनस लगा देती हूँ मैं, ठीक है, पूरा लिख देती हूँ। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब माइनस ई की पावर माइनस एक्स ही आएगा, और फुल का इंटीग्रेशन ये मैंने बाहर लगा दिया, और ये dx, ये मेरा बाई पार्ट का फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे आ गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 4 साइन एक्स इंटू ये मेरा आ गया माइनस ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये मेरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन, और यहाँ पे फिर से बाई पार्ट लगाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि cos x इंटू ए की पावर माइनस एक्स बना है, और ये अगेन ये बनेगा, मतलब आपको आई रिपीट हो रहा है उसके अंदर। तो एक काम करती हूँ मैं इसको अलग से लेके सॉर्ट आउट करती हूँ, क्योंकि इसके इस वाले में ना आई के अंदर वापस आई बना है। देखोगे ना आपने बाई पार्ट में क्वेश्चन, जब हम बाई पार्ट लगाते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है कि उसमें क्वेश्चन वापस फॉर्मेट होता है। ये मेरा आई, ये मैंने क्या किया बच्चों, इतना पार्ट मैंने उठा के अलग लिखा है, इसका इंटीग्रेशन में निकालूंगी सेपरेटली, और फिर मैं यहाँ पे लाके पुट करूंगी, क्योंकि इसमें आई दोबारा बन रहा है। सो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज, दिस इज माई फर्स्ट, दिस इज माई सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन इज माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स डीएक्स, ये आ गया। तो ये मेरा आ गया माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे अगेन आपका बन गया cosec x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, मतलब अगेन बाई पार्ट। तो दिस इज माई फर्स्ट, दिस इज माई सेकेंड। सो माइनस साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस, अब मैं यहाँ पे अंदर फिर से बाई पार्ट लगा रही हूँ। सो फर्स्ट इज एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और कंप्लीट। अब आप देखो एक चीज, ये प्लस माइनस माइनस cos x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बाहर का माइनस एज इट इज रहा, ये माइनस माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, मतलब प्लस हो गया, ये सेम बना है ये, दैट मीन्स ये जो मैं लेके चली थी, तो मैं इसकी जगह अब मैं आई लिखूंगी, क्योंकि ये वापस क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, और इधर मेरा आई था, तो ये आई माइनस है, इधर आके प्लस 2i हो जाएगा, प्लस 2i माइनस साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस cos x ई की पावर माइनस एक्स। तो मैं i इज इक्वल टू लिखूंगी 1/2 ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स मैंने बाहर ले लिया, और ये मेरा बन गया साइन एक्स प्लस cos x। अब ये मैं आंसर अपना डायरेक्टली यहाँ पुट करूंगी इस वाले में, जो मेरा मेन आंसर था। तो y इज इक्वल y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 4, और इसका ये आंसर है 4 इंटू ये आ गया माइनस 1/2 ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस cos x, ठीक है। अब मैं क्या काम करने वाली हूँ, ये ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स मैंने कॉमन लेके कट कर दिया है। देन फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू, ये 2 2 4 हो गया है, ये -1, ये कितना हो गया बच्चों -2, और ये हो गया साइन एक्स प्लस cos x। ऐसा कुछ आपका आंसर मैच कर जाना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन में जो भी है। लेट्स सी, किधर गया, हाँ। सो माय आंसर इज, मेरा 4 कम है, 4 का तो 2 आ गया।
अच्छा, ओके 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 ओके, वही मैं सोचूं मेरा मैथ क्यों नहीं किया। इन्होंने बच्चों आगे कंडीशन भी दिया है, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, करेक्ट। तो इन्होंने एक कंडीशन दिया है, इफ y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ पाई बाय 2 उन्होंने बोला है। तो मतलब y ऑफ 0 मतलब x की जगह 0 डालो जहां जहां x है, एंड देन इक्वेट टू 1 करेंगे तो हमें ये c का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब जहां मेरा x है वहां 0 डालेंगे, और y जहां पे मेरा ये y है उसका वैल्यू 1 डालेंगे। तो साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो 1 हो गया पूरा, करेक्ट। तो -1 और ये 1 है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे c का वैल्यू आएगा। मेरे c का वैल्यू अच्छा एक चीज, चलो c का वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, बट ये c मैंने जोड़ा ही नहीं, तो एक काम करना पड़ेगा बच्चों, आपको यहाँ c जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ किया है, करेक्ट। तो जब मैं यहाँ c जोड़ूंगी और मैंने यहाँ से कॉमन लेके कट किया था, तब तक मेरा c नहीं था, तो आप यहाँ पे c इंटू ई की पावर x लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं e की पावर -x कॉमन लेके कट कर रही हूँ तो वो मेरा यहाँ पे भी आना चाहिए, तो c इंटू ई की पावर x हो जाएगा, क्योंकि -x लेके कॉमन किया है ना मैंने। तो c अपॉन ई की पावर -x आएगा, जो कि ऊपर जाके c इंटू ई की पावर x हो जाएगा। अभी आप कंडीशन लगा दो, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, साइन 0 0 cos 0 1 एंड y इज 1, तो 1 इज इक्वल टू -1 -2, ये 0 ये 1, तो ये -2 हो गया, प्लस c इंटू ई की पावर 0 इज 1, तो ये c आ गया प्लस c। तो यहां से मेरा c का वैल्यू कितना हो गया, -3 इधर आके प्लस c का वैल्यू आया 4, तो यहाँ पे 4 इंटू की पावर x, ये मेरा फाइनल आंसर है। और उसने बोला है y ऑफ पाई बाय 2 निकालना है, मतलब आपको x की जगह पाई बाय 2 रखना है, यही मांगा है। देन द वैल्यू ऑफ पाई y ऑफ पाई बाय 2, मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, फाइंड ऑफ y ऑफ पाई बाय 2, ठीक ठीक है। तो साइन पाई कॉस पाई का वैल्यू रखना है, x की जगह मुझे पाई रखना है, एंड देन फाइनल सॉल्व। तो फाइनल सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर मेरा आना चाहिए, अगर मैं पाई का वैल्यू डालती हूँ। साइन पाई क्या होता है बच्चों, 0 होता है, और कॉस पाई क्या होता है, 1 होता है। तो अगर वो सारी वैल्यूज में डालती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगा -3, इसको सॉल्व करके -3 प्लस c का वैल्यू मेरा 4 आया, 4 इंटू ई की पावर x की जगह मुझे पाई बाय 2 डालना है, -3 प्लस 4 इंटू ई की पावर -3, ऑप्शन इज -3, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ये मेरा ऑप्शन 1 मैच हो गया। सो ई रेस टू पाई बाय 2 मैंने अगर डाला तो साइन पाई बाय 2, एक मिनट, साइन पाई बाय 2, ये साइन पाई, अच्छा पाई बाय 2 पे डालना है, तो साइन पाई बाय 2 1 हो गया, और कॉस पाई बाय 2 मेरा 0 हो गया, तो ये मेरा 1 आ गया। So -1 -2 into 1 is -2, c is 4 and e raised to pi by 2, करेक्ट। सो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, -3 प्लस 4 इंटू ई की पावर पाई बाय 2, ऑप्शन 1 के साथ आपको मैच कर रहा है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड। तो इसमें आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना था, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना था, लीनियर से मैच कर रहा था, सिर्फ लीनियर का मैंने करा है। हाँ, यहाँ पे आके थोड़ा लेंदी हुआ है प्रोसेस, क्योंकि वो बाई पार्ट जो लगा आई के अंदर आई बना है, ठीक है, दैट्स फाइन। इतना तो देगा बच्चों जेई में, 4 नंबर ऐसे ही नहीं देगा ना, थोड़ा तो कहीं करेगा, ठीक है। सो ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, ये सॉर्ट आउट हो गया है। अभी और क्या बचा है इसमें, हाँ इसमें एक क्वेश्चन आया बच्चों एआई का, ये इसमें एक क्वेश्चन आया एआई जिसमें हमको एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है। ये भी थोड़ा सा लेंदी जाता है क्योंकि लिमिट्स वगैरह लेना पड़ता है, बट ठीक है मैं बताती हूँ ये आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है डन। ये मैं अभी रब कर रही हूँ। चलो बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, फंक्शन से रिलेटेड है, कंपोजिट फंक्शन थोड़ा सा उसने यूज किया है उसमें। क्वेश्चन कैसा है, एक एफ एक्स दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 प्लस 2 इंटू ई रेज टू एक्स बाय 4, ये फंक्शन गिवन है। साथ में दिया है जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स, ये आपको दिया है, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है g' 2 की, ठीक। सो करना कैसे देखो,
ये कंपोजिट फंक्शन होता है, ये लिखा है g ऑफ f, इसका मतलब कैसा होता है g ऑफ fx, ये इसका मतलब है, ठीक है। सो अगर इसका वैल्यू मुझे x दिया है और मुझे g डैश पे पहुंचना है तो डेफिनेटली सी बात है कि मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग चेन रूल, ठीक है। सो कैसे हो जाएगा, g डैश f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स, जैसे चेन रूल का क्वेश्चन, चेन रूल का कॉन्सेप्ट भी होता है कि ये अंदर वाला जिसको x करते हैं उसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू x का हो गया 1, तो मुझे यहां से मेरा g डैश का फॉर्मेट मिल गया, g डैश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एफ डैश एक्स, ठीक है। अब मुझे वैल्यू चाहिए g डैश 2 का, यानी कि f ऑफ x मेरा 2 होना चाहिए, किस वैल्यू पे, x की किस वैल्यू पे मेरे fx का वैल्यू 2 है, कि अगर मुझे g डैश 2 निकालना है। सो ये मेरा fx है बच्चों, और देखने से सीधा सीधा समझ में आ रहा है fx का वैल्यू, ये आंसर 2 सॉल्व करके कब आएगा, जब मेरा x 0 हो जाएगा, जब आपका x 0 होगा, ये 0⁵ खत्म हो गया, 0/4 e⁻01, आंसर इज ओनली 2, समझ रहे। तो x इज इक्वल टू 0 पे मेरा fx जो है वो 2 हो जाएगा, मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, ठीक। तो अगर मुझे g डैश 2 चाहिए तो g डैश 2 मतलब fx इज इक्वल टू 2 कहाँ पे है, जब x 0 है, सो यानी कि मुझे यहाँ पे चाहिए f डैश ऑफ 0, क्लियर। f डैश x मैं इससे निकाल सकती हूँ, अगर मेरे पास fx है तो मैं f डैश x तो इजीली निकाल ही सकती हूँ, x रेज टू 5 इज 5x रेज टू 4 प्लस 2 इंटू e रेज टू x का e रेज टू x इंटू 1/4, अगेन चेन रूल, और मुझे निकालना है f डैश 0, तो ये 0 खत्म हो गया, यहाँ पे 0, ये 1 हो गया, ये 1/2, तो f डैश 0 इज 1/2, सो माय फाइनल आंसर g डैश 2 इज इक्वल टू 1/1/2, दैट इज 2। करेक्ट आंसर है ये आपका, ऑप्शन नंबर जो भी मैच हो रहा है उसमें आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, मेमोरी बेस के अकॉर्डिंगली ऑप्शन 1 मैच हो रहा है, g डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट था फंक्शन से रिलेटेड, एकदम इजी था, कंपोजिट फंक्शन ही यूज करना था सिर्फ, ओके ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं ले रही हूं बच्चों, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है उस पेपर का, डोमेन रेंज का क्वेश्चन है। डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डोमेन मतलब, ये मैं रफ कर रही हूं बच्चों अभी, डोमेन मतलब आपकी x की वैल्यूज जहां पे आपका फंक्शन रियल रहे, जहां पे आपका फंक्शन रियल रहे, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। सो उन्होंने fx दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 22 अपॉन 2x माइनस 19 प्लस ln 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इसका डोमेन बताना, उसने बोला है द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज अल्फा कोमा बीटा, ऐसे दिया है, अल्फा के इधर ओपन ब्रैकेट है, बीटा के इधर क्लोज ब्रैकेट है, ये उसका डोमेन दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा प्लस 10 बीटा, मतलब सीधी सी बात है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, मतलब आपको उसका डोमेन निकालना है, सो दैट मैं कंपेयर करके अल्फा बीटा निकाल लूं और मैं इसमें रख के फिर तो वैल्यू, एक लाइन का क्वेश्चन है। सो मेन कॉन्सेप्ट इज कि मैं डोमेन कैसे निकालूंगी, जैसे मैंने अभी बताया बच्चों आपको कि डोमेन निकालने के लिए आपको चेक करना है कि उस x की उन वैल्यूज पे आपका फंक्शन जो भी है वो रियल रहना चाहिए। ये मेरा लिखा है बच्चों साइन इनवर्स x का फॉर्मेट है। साइन इनवर्स x जो होता है आपको पता होगा -1 से 1 के बीच लाई करता है साइन इनवर्स का फंक्शन, तो यानी कि 3x माइनस 22 अपॉन 2x माइनस 19, ये मेरा 1 और -1 के बीच में आना चाहिए, करेक्ट। उसके साथ ही साथ ln जो है, log जो होता है वो आपका केवल पॉजिटिव नंबर्स पे काम करता है, ln 0 पे काम नहीं करता, ln नेगेटिव पे काम नहीं करता है। तो यानी कि ये जो आपका क्वाड्रेटिक है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू यहां नहीं लगाना है क्योंकि ln 0 पे काम नहीं करता है, राइट। सो मुझे ये दो चीजों को सॉल्व करना है
और मैं यहाँ से उसका डोमेन निकालूंगी। डोमेन के लिए आपको देखना है कुछ वैल्यूज यहाँ से आएंगे एक्स की, यहाँ पे दो है कंडीशंस, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो मैं इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये मैं अलग सॉल्व करके दिखाऊंगी। तीनों से जो कॉमन बैठेगा ना, क्योंकि फंक्शन एक ही है बाबा पूरा, तो तीनों से जहां पे एक सबसे कॉमन बैठेगा कि इस जोन में हर एक चीज मेरा ओके जा रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो मेरा डोमेन होगा और वो मैं इससे कंपेयर करूंगी। ठीक है, सो इसके दो अलग अलग कैसे हो जाएंगे बाबू, कैसे लिख सकते हैं, 3x - 22 अपॉन 2x - 19 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये वाला एक मैंने लिखा। फिर 3x - 22 अपॉन 2x - 19 इज लेस देन इक्वल टू 1, एक ये वाला लिखा। और ये चूंकि क्वाड्रेटिक है मेरी, तो मैं इसको ये फैक्टराइज कर सकती हूँ। फैक्टर करके करेंगे ना तो इजी क्या होता है, मुझे मेरा फंक्शन कहाँ जीरो है, कैसे, वो साइन डायग्राम एक होता है ना कि जहां जहां जीरो है मैं वो एक मार्क करती हूँ अपने नंबर लाइन पे, और फिर उनके बीच में चेक करती हूँ कि कहाँ प्लस आ रहा है कहाँ माइनस है, तो अकॉर्डिंग टू द साइन डायग्राम मैं इजीली डोमेन निकाल सकती हूँ। सो मुझे उसके लिए इसको फैक्टराइज करना है। सो ये मेरा फैक्टराइज करके हो जाएगा 3x - 5 इंटू x - 1, ये कैलकुलेशन बच्चों आप कर सकते हो। ये 10 है, डिफरेंस 3 चाहिए, 5 2 = 10, तो वहां से आपका इसका फैक्टर आ जाएगा x - 5 x - 2, x + 2 आएगा क्योंकि दोनों माइनस है, करेक्ट। और ये मेरा शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इन तीन पे बच्चों मैं इसका सॉर्ट आउट करूंगी, आपको ये क्या बोलते हैं, इसका साइन डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, पहले इसको बात करते हैं। 3x - 22 अपॉन 2x - 19 कैसे सॉल्व करूँ, -1 इधर आके +1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये मुझे आपका मिल गया इसको सॉल्व करके बच्चों आपको मिल जाएगा 5x, ये -19 और ये -22, तो ये बन गया -41 अपॉन 2x - 19 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसकी अगर मैं नंबर लाइन बनाती हूँ तो ये मेरा कहाँ कहाँ 0 हो जाएगा, एक मेरा 19/2 पे इंफिनिटी हो जाएगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर 0 होगा, और 41/5 पे ये 0 हो जाएगा। तो आपको 2 मार्क करने होते हैं कि कहाँ पे आपका फंक्शन इंफिनिटी हो रहा है, कहाँ पे आपका फंक्शन 0 हो रहा है। तो एक ही हो गया 41/5 पे ये तो मेरा 0 हो जाएगा, और 19/2 पे मेरा फंक्शन इंफिनिटी हो जाएगा, दोनों ही नहीं होने देना है, करेक्ट। तो यहां पे अभी आपको क्या करना है, मैं इस जोन में चेक करूंगी 19/2 के आगे आप चेक करोगे आपके इस फंक्शन में वैल्यू डाल के कि मेरा पॉजिटिव और हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, फिर इस वाले जोन में डाल के चेक करोगे। 14/5 मतलब कितना हो गया बच्चों, 8 पॉइंट समथिंग, तो 8 पॉइंट समथिंग, और 19/2 मतलब कितना हो, 9 पॉइंट समथिंग। तो उसके बीच का कोई वैल्यूज उठा के चेक करेंगे, इसमें ये पॉजिटिव दे रहा है नेगेटिव दे रहा है, वो साइन यहाँ पे लगाएंगे। 19/2 के आगे की मतलब 9 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है आंसर, 9.2 9.5 से आगे की जो भी वैल्यूज है वो लेके हम लोग यहाँ पे इसमें डाल के चेक करेंगे कि यहाँ प्लस आ रहे कि माइनस, एंड सेम 41/5 से नीचे वाले पे चेक करेंगे हम। तो जैसे मैं वो चेक करती हूँ मुझे यहाँ पे पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे निगेटिव और यहाँ पे मुझे पॉजिटिव। अच्छा एक और चीज है बच्चों, एक ये होता है कि साइन डायग्राम में ना ऑल्टरनेटिव चलता है, जैसे ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, होता है ऐसा। लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ, हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी मैं बोलती हूँ यहाँ पे इंस्टीट्यूट में कि बच्चों आप एक बार फिर भी चेक करो, लिटरली डाल के चेक करो कि वो वैसे ही आ रहा है क्या, ठीक है। ये आपको समझ में आया। फिर अब मैं इसको बनाती हूँ, यहाँ पे मेरी 2 नंबर लाइन आएंगे, एक 19/2 की, 22/3 की, तो सेम मुझे वहां पे भी वैसे ही करना है। अच्छा मैंने इसका आपको सॉल्व करके नहीं दिखाया, ये तो 1 पे है ना, ठीक है, मैं इसका यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा 3x - 22 अपॉन 2x - 19, ये +1 इधर आके -1 इज लेस देन 0, तो ये 2x, ये एलसीएम लूंगी तो 3x - 2x x हो गया, माइनस माइनस प्लस, -22 + 19 कितना हो गया बच्चे, -3, तो x - 3 अपॉन 2x - 19 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये मुझे देखना है निगेटिव और ये लेस देन इक्वल टू 0 पे। तो इसका साइन डायग्राम जब मैं बनाऊंगी तो मेरा एक 3 पे जाएगा 0 और -19/2 पे जाएगा मेरा इंफिनिटी, तो उसके हिसाब से मेरा यहाँ पे एक 3 और एक ये 19/2, और फिर सेम जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, इस जोन में चेक करेंगे, इस जोन में चेक करेंगे, इस जोन में चेक करेंगे, तो वो मेरा साइन डायग्राम मुझे लगाना है। एक प्लस यहाँ पे चेक करने के बाद ये प्लस आएगा, इस जोन में माइनस आएगा, इस जोन में फिर से प्लस आएगा, ठीक है। फिर आप इस पे आ जाओ।
अब इसमें आप देख रहे हो 5/3 पे 0 होगा, 1 पे 0 होगा, 5 पे इंफिनिटी होगा, -2 पे भी इंफिनिटी होगा। इसको मुझे सॉल्विंग की जरूरत नहीं क्योंकि इधर ऑलरेडी 0 है, तो मैं इसको यहीं पे ही आपका साइन डायग्राम बना दूंगी। सो मेरा साइन डायग्राम कैसे आ गया, ये -2 पे आया, ठीक है, फिर तो ये प्लस की साइड चले गए, फिर +1 पे आया, ठीक है, फिर उसके बाद 5/3 पे आएगा क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग आ गया, और ये 5 पे आएगा। ये मेरे 4 जोन हो गए बच्चों इसके। फिर आप इस पे चेक करोगे कि कहाँ प्लस जा रहा है, कहाँ माइनस जा रहा है। ओके, सो मैंने यहाँ पे मेरा प्लस आएगा, अब डाल के चेक कर लेना, ये मेरा कैलकुलेशन पार्ट है। -2 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल के देखो। चलो मैं एक वैल्यू डाल के दिखा देती हूँ आपको। जैसे -2 से 1 के बीच में सपोज 0 आ रहा है, तो आप 0 यहाँ डालो, ये 0 -5, ये 0 -1, -5 इंटू -1 इज +5, ये 0 हो गया, -5, ये 0 +2, ये कितना हो गया -10, ऊपर भी माइनस था, नहीं ऊपर प्लस था मेरा, ये 0 तो ये +5, ये 0 माइनस, और ये भी 0, ये -10, ओवरऑल क्या बन रहा है बच्चों, माइनस आ रहा है, +5/-10 इज -1/2, तो मेरा इस जोन में निगेटिव आया। आप कोई भी एक वैल्यू पे डाल के चेक कर सकते हैं, ऐसे जिसे मैंने डाल के चेक करा है। फिर आप 1 to 5/3 पे डाल के चेक कर लेना, आपका क्या आ रहा है साइन डायग्राम, 1 to 5/3 के बीच में, फिर ये प्लस आएगा, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, ठीक। ये मैंने तीनों का एक साइन डायग्राम बनाया। अब मुझे तीनों का ना बच्चों कॉमन सेक्शन पकड़ना है अपने, उसके लिए कि वो मेरा रियल रहे, एक कॉमन जो तीनों में इंटरसेक्शन ना आ रहा हो। तीनों पार्ट में इंटरसेक्शन आ रहा हो, तो मुझे जो नजर आ रहा है ये मेरा 8 पॉइंट समथिंग है, बराबर, ये मेरा 3 से है, और वहां पे भी मेरा 5 के आगे प्लस आ रहा है। सो 3 to 41/5 के बीच में ऑलवेज पॉजिटिव मिल रहा है मुझे, ठीक, 3 से लेके 41.5 के बीच में। करेक्ट, क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको समझाती हूं, ये 5 के आगे जा रहा है, ठीक, ये 3, एक मिनट, तीन से नहीं जाएगा क्योंकि 3 के आगे तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव आ जा रहा है ना, हाँ, लेकिन ये लेस देन पे ही चाहिए ना मुझे, करेक्ट, ये मुझे लेस देन पे ही चाहिए ना। सो ये मेरा 5 से आगे जा रहा है, 5 to इंफिनिटी जा रहा है। एक मेरा 3 to 41/5 के बीच में जा रहा है, यहां से यहां, और इन दोनों में कॉमन बच्चों मुझे बैठ रहा है 5 to 41/5, यानी कि मेरा रेंज जाएगा 5 to 41/5, 5 इंक्लूडेड नहीं बैठने वाला है क्योंकि 5 से आगे, 5 पे मेरा इंफिनिटी हो रहा है ना, वो मुझे लेना नहीं है, बट उसके आगे लेना है, और यहाँ पे 41/5 तक लेना है क्योंकि यहां से आके 41/5 तक आ रहा है, 41/5 के आगे वो निगेटिव हो जा रहा है, जबकि मेरा यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, अंडरस्टूड। यहाँ पे मेरा पॉजिटिव का साइन है तो वो मेरा 5 के आगे जाके हो रहा है, बट 5 पे इंफिनिटी हो रहा है, तो 5 नहीं लेना है, तो 5 को मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया, 41/5 को मैंने क्लोज लगाया यहाँ तक, और ये 3 तक मेरा इंक्लूडेड हो गया इसमें, तो तीनों का अगर मैं कॉमन पकड़ती हूँ तो 5 से लेके 41/5 तक आया है, राइट। सो अगर मैं इसको कंपेयर करती हूं यहां से, तो मेरे अल्फा का वैल्यू कितना आया है 5, और मेरे बीटा का वैल्यू कितना आया 41/5, अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 41/5। तो अगर मैं वहां पे कैलकुलेट करती हूँ 3 अल्फा प्लस 10 बीटा, सो आंसर इज 3 into 5 प्लस 10 into 41/5, ये आपका आंसर आ गया, ये मुझे मिल गया 82, दिस इज 97, ये आपका करेक्ट आंसर है।
समझ गए बच्चों? सो ये आपका कंप्लीटली डोमेन के ऊपर था कि मुझे तीनों का एक कॉमन डोमेन चाहिए, जिसकी वजह से फिर मैं उसे कंपेयर करूंगी एंड अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल के अपन सॉर्ट आउट करेंगे। अंडरस्टूड? ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स है तो उसका क्या हिसाब से होगा, ln है तो हमेशा ध्यान रखो लॉग पे आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। वैसे ही अगर मैं एक और एडिशनल में देती हूँ, समझो इसमें फ्रैक्शन आया होता तो मुझे देखना है कि वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपके फंक्शन में डिनोमिनेटर है तो मुझे चेकआउट करना है कि वो 0 ना हो डिनोमिनेटर, ताकि वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो उस चीज पे चेकआउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, और आपके बाद बच्चों इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था, हाँ डायरेक्टली मीन डेविएशन का एक क्वेश्चन आया था। कहाँ गया वो? डायरेक्टली फॉर्मूले डाल के ही था, उसमें कुछ था ही नहीं ज्यादा, नॉर्मल फॉर्मूले डालने हैं और मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा है आई थिंक उन्होंने, वो हमें सॉल्व करना है। करेक्ट, उसने आपको बोला लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल है, इफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, और 6 ऑब्जर्वेशन दिया, ये मैं डन कर रही हूँ। 6 ऑब्जर्वेशन दिए बच्चों, जिसमें से 4 नंबर हैं और 2 उन्होंने अल्फा बीटा दिए हैं। तो नंबर उन्होंने मुझे दिए -3, 4, 7, -6 और एक अल्फा बीटा साथ में दिया है। 6 ऑब्जर्वेशन है जिनका मीन और वेरिएंस दिया है। मीन इज 2 और वेरिएंस इज 23। ठीक है, सो उन्होंने मुझे पूछा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द 6 ऑब्जर्वेशन। तो पहले मुझे अल्फा बीटा निकालने पड़ेंगे सो दैट मैं उसका बाद में ये निकाल पाऊं मीन डेविएशन। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए वेरिएंस, ये 2 वेरिएबल है इसलिए उसने 2 कंडीशंस भी दिया है। अगर एक ही वेरिएबल होता तो किसी एक से भी हम निकाल सकते थे। सो मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब -3 + 4 + 7 फिर प्लस ऑफ -6 प्लस अल्फा एंड प्लस बीटा अपॉन 6। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नंबर सॉल्व करेंगे और यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मेरा यहाँ पे जो सॉर्ट आउट होकर आ रहा है इज 10, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10। ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। फिर एक वेरिएंस के लिए, वेरिएंस कैसे निकालते हैं हम लोग? नंबर्स का स्क्वायर करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर। मीन मुझे दिया है ऑलरेडी, सो वेरिएंस यानी कि 23 इज इक्वल टू, नंबर्स का स्क्वायर करो बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, -6 का स्क्वायर 36, अल्फा स्क्वायर एंड प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 6 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन दिया है 2 तो यानी कि 4, और इसको हम सॉल्व करेंगे और यहां से मेरे पास एक अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में एक इक्वेशन फॉर्म होगा, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 52। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है साइमल्टेनियसली। आप यहाँ से बीटा का वैल्यू निकालो, यहाँ पे डालो या व्हाटएवर। उसने बोला अल्फा बीटा रियल में है तो वो ध्यान में रखना है, एंड यहाँ से मुझे अपने अल्फा बीटा के दोनों वैल्यूज मिल जाएंगे। अल्फा बीटा का वैल्यूज है 6 एंड 4। यहां से चूंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स निकल के आएंगे डेफिनेटली। सो अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 6 और बीटा इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा इज इक्वल टू 6। लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन में फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि मेरे अल्फा बीटा दोनों ही है। अगर ये 4 है तो उस केस में ये 6 है, अगर ये 4 है तो उस केस में ये 6 है, तो मेरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो मीन डाइवेशन वैसे भी मोड पे आता है, तो मीन डाइवेशन मेरा कितना हो गया? मीन डाइवेशन आप कैसे निकालते हैं? आपके हर एक नंबर में से अपने मीन को माइनस करो एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और हर एक का मोड लेना है, मतलब आपको प्लस में वैल्यू चाहिए। सो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन कितना है? -3, मीन कितना था? 2, तो मतलब एक में लिख के दिखाती हूँ, -3 -2 का मोड लाइक दिस। फिर प्लस सेकेंड ऑब्जर्वेशन मेरा कितना है? 4, तो मेरा मोड में 4 -2 प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 7, तो 7 -2 प्लस -6 -2 प्लस अल्फा, अगर मैंने 4 पकड़ा है तो 4 -2 एंड प्लस 6 -2 और ये होल अपॉन यहां से 6 आएगा। तो यहां से आपको अपना सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आने वाला है 13/2।
3। सो ये आपका मीन डाइवेशन हो जाएगा 13/3। ऑप्शन अगर मैं मैच करूं तो ऑप्शन इज 3, जो मेरे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, दैट इज ऑप्शन इज 3, 13/3। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना है। दो कंडीशन दिया, दो अननोन वेरिएबल दिए थे, दोनों को सॉल्व किया, अल्फा बीटा निकाला, हमने मीन डाइवेशन फॉर्मूले में डाला। अंडरस्टूड? ओके, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेशन उसका अच्छा है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। एवाई का क्वेश्चन आया था। एवाई पता है आपको क्या होता है? ये मैं रब कर रही हूं। एवाई के क्वेश्चंस में आपको एरिया निकालना पड़ता है आपके दो कर्व का या सिंगल कर्व का एक्सिस के साथ। अगर मैं बोर्ड्स की बात करती हूँ, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे रहे होंगे, उनको डबल कर्व डिलीटेड था बोर्ड से, लेकिन जेई से डिलीटेड नहीं था, और जेई में डबल कर्व का क्वेश्चन आया। डबल कर्व कैसा होता है? समझो मेरा ये पैराबोला जा रहा है और ये लाइन कट कर गई, तो ये जो जोन निकलता है ये आपको एरिया मांगता है। दिस इज अ डबल कर्व, है ना। ये कर्व दूसरा जो मैंने लाइन डाला है कुछ भी हो सकता है, दोनों सर्कल हो सकते हैं, एक पैराबोला दूसरा पैराबोला हो सकता है, व्हाटएवर। दोनों कर्व जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में जो पोर्शन आता है, जो रीजन आता है, उसका एरिया मांगता है। बोर्ड्स की अगर बात करें, सिंगल कर्व था, मतलब सिर्फ सिंगल कर्व एक्सिस के साथ में जो बना रहा है, सपोज दिस, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है। सो बोर्ड्स को ये था, बट डबल कर्व इज ऑल्सो देयर इन जेई, और उसी के ऊपर क्वेश्चन आया है कि दो कर्व उसने दिए हैं और दोनों कर्व के बीच का एरिया आपको निकालना है, ठीक है। सो क्वेश्चन कैसा है, कैलकुलेशन उसका अच्छा होने वाला है। हाँ, कॉन्सेप्ट छोटा है, डबल कर्व का क्या लगता है मैं आपको बताऊंगी, बट कैलकुलेशन अच्छा है। उसने बोला है क्वेश्चन ने, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, कर्व दिया है y इज इक्वल टू 1 + 3x - x² - 2x² एंड y इज इक्वल टू 1/x। ये दो कर दिया बच्चों, ये आपको समझ में आएगा, दिस इज क्वाड्रेटिक। अगर मैं इसको सीधा लिख के दिखाऊं ना तो ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू -2x² + 3x + 1। और इससे एक चीज बताती हूँ मैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं ना, दैट इज पैराबोला शेप, और ये x² का कोफिशिएंट मुझे बताता है कि उस पैराबोला का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव होता ना तो इट विल बी अपसाइड ऐसे, और अगर ये नेगेटिव है ना, ये a का वैल्यू, तो दैट विल बी डाउन साइड, राइट। तो ये मुझे दो कर्व दिया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन दिया है, one point of the intersection of the curve y is equal to 1 + 3x - 2x² and y is equal to 1/x is 1/2, 2। ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया है, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय बोथ द कर्व इज, जो एरिया दिया है ना उसका फॉर्मेट दिया है। सो प्रॉब्लम यही आ गई, बस ये समझ लो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ये आ गई बच्चों कि इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और आपको अपना आंसर इस फॉर्मेट में लाके छोड़ना है, सो दैट आपको वैल्यूज मिलेंगे ये LMN, ये जो वेरिएबल यूज, दिस इज LN, लोग जो लगता है। और फिर इनकी वैल्यू निकालने के बाद उसने वैल्यू मांगा है L + M + N का, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो मैं इसका एरिया निकालूंगी, पूरा सॉल्व करते हैं। वो आपका इस फॉर्मेट में मैच अगर हो गया तो दैट मीन्स LMN, इनका वैल्यू निकालेंगे एंड देन ऐड करके आपके ऑप्शन में कुछ तो भी मैच हो जाएगा। अब पहले सबसे पहले एक चीज समझते हैं बच्चों, ग्राफ। जैसे मैंने आपको बताया ये मेरा पैराबोला है और ये डाउन साइड रहेगा, ठीक है। सो मेरा पैराबोला कुछ ऐसा चला जाएगा डाउन साइड, एक रफली अगर मैंने बनाया, और ये y इक्वल टू 1/x, दिस इज ग्राफ ऐसे, 1/x का ग्राफ ऐसे जाता है, तो ये मेरा कुछ ऐसे चला जाएगा, सी। तो आपका ये जो जोन आया, ये उसने एरिया मांगा है, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसने मुझे दिया है, उसने क्वेश्चन में आया था कहीं, तो हाँ 1/2, 2। तो मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, आप देख रहे हैं, दिस इज 1/2, ये पॉइंट समझो 2 रहा होगा, तो मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब मैं पहले आपसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फिर कैलकुलेशन पे जाएंगे। जब मेरे दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और उनके बीच का एरिया निकालना होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट जाता है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एरिया इज इक्वल टू A to B अपर कर्व माइनस लोअर कर्व,
ये मेरा फॉर्मेट होता है। ए टू बी मतलब ये लिमिट यहां से यहां तक जा रहा है, ये यहां से यहां तक जा रहा है व्हाटएवर। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर मैं ये लिमिट एक्स के पॉइंट पकड़ती हूँ, मेरा ये दूसरा पॉइंट है ना, मेरा यहां से यहां जाए, ये मैंने पॉइंट पकड़े, यहां से यहां मेरा एक्स जा रहा है, तो आपका फंक्शन भी इन द टर्म्स ऑफ एक्स होना चाहिए। अगर आप लिमिट y की पकड़ते हैं, ये y के जो भी यहाँ पे है, तो आपका फंक्शन भी y की टर्म्स में होना चाहिए। बट चूंकि मेरा फंक्शन x की टर्म्स में डायरेक्टली दिख रहा है, तो मैं अपनी लिमिट्स x की यूज करूंगी। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? मैं अपनी लिमिट x की निकालूंगी, अपर कर्व। अब सेकेंड थिंग, जब मैंने ग्राफ बनाया, ये एक मेरा y, ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ y इज इक्वल टू 1/x, और ये मेरा ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू 1 + 3x - 2x²। तो बेटा तुम्हें ग्राफ से एक चीज देखने समझ में आ रही है? ग्राफ से मुझे एक चीज समझ में आ रही है बाबू, कि मेरा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होने वाला है। तो मेरा अपर कर्व कौन सा जा रहा है? इन दोनों में मेरा ये अपर कर्व जा रहा है। अब देख रहे हो, अगर मैं इतने फिगर को देखूं तो ये मेरा अपर कर्व जा रहा है, ये मेरा लोअर कर्व जा रहा है। तो इसका पार्ट है इस वाले का। सो मेरा इंटीग्रेशन कुछ ऐसा जाएगा, 1 + 3x - 2x² माइनस, ठीक है, ये मेरा लोअर कर्व है, इसका इक्वेशन है 1/x। ये मुझे इंटीग्रेशन मिल गया। अब मुझे सिर्फ लिमिट लगाना है। लिमिट एक मुझे पॉइंट ऑलरेडी पता है, दूसरा मुझे फाइंड आउट करना है। लिमिट एक उन्होंने दिया, एक मुझे निकालना है। दूसरा लिमिट बहुत इजी है निकालना। जब भी आपके दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और मुझे वो पॉइंट निकालना, तो आप दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। वहां से जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा, दैट इज योर इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जब मैं अपने y को ये इक्वल टू ये करती हूँ, तो डेफिनेटली x की क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, और वहां से x की दो वैल्यूज निकल के आएंगी। एंड वो वैल्यूज हैं बच्चों, x इज इक्वल टू, कैलकुलेशन पार्ट आप देख लेना, ये इज इक्वल टू, ये मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद x का डायरेक्टली वैल्यू लिख रही हूँ, 1 + -√5/2। तो चूंकि मेरा प्लस साइड आ रहा है, तो मैं अपने लिमिट लूंगी 1 + √5/2 और यहां से 2। ये मेरा 2 ये लिमिट लग गई। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व मैंने लगा दिया। x की मैंने लिमिट उठाई है, फंक्शन मेरे x में है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी, और इंटीग्रेट करने के बाद आपको आपका आंसर ये फॉर्मेट पे लाके छोड़ना है। अंडरस्टूड? अब इंटीग्रेशन है बड़ा इजी, पॉलिनोमियल टाइप है। 1 का इंटीग्रेशन x, 3x का 3x²/2, 2x² का 2x³ और -1/x का ln x। आप देख रहे हो, ये एक ln का पार्ट आया था, बस वो यही आया था, समझ लो। और एक और चीज लो, आपको इजी हो गया। हमारी लिमिट आई है 1 + √5/2, इनका भी 1 + √5 कुछ तो बन रहा है, मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में है। और इसको मेरा लिमिट लग गया 2 सॉरी, ये यहाँ पे 2 इसका लिमिट है, ये मेरे यहाँ से, तो मेरा लिमिट लग गया ये 2 1 + √5/2। अब मैं लिमिट डालेंगे। लिमिट कैसे डालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे जगह पहले मैं अपर लिमिट डालती हूँ, 1 + √5/2 + 3/2 इंटू x², मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया 1 + √5/²/4 -2/3 x³, मतलब इसका क्यूब, 1 + √5/3/2 का क्यूब 8 माइनस ln x, ln और x की जगह ये पूरा आएगा 1 + √5/2। ये मैंने अपर लिमिट डाल दी बच्चों, अपर लिमिट माइनस। अब मैं लोअर लिमिट डालूंगी, यहाँ पे डालती हूँ मैं माइनस, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। लोअर लिमिट मेरी 2 है, मतलब सब जगह x की जगह 2 2 2 2 डालना है। सो 2 + 3 × 4/2 -2 × 8/3 ln 2, ये आ गया। अब आपको ये पूरा सॉल्व करना है। ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपका जो क्वेश्चन फॉर्मेट पकड़ेगा, वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मेट लिख रही हूँ। मेरा फॉर्मेट कुछ ऐसा आएगा बच्चों, 1/24, मतलब ये पूरा सॉल्व करने के बाद फिर जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है, 1/24 14√5 + 15, मतलब इसमें भी कैसे आपको ये होल स्क्वायर होल क्यूब खोलना पड़ेगा। फिर जितने √5 वाले टर्म्स है वो एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, एंड बाकी जो कांस्टेंट टर्म है वो एक साथ सॉल्व हो जाएगी। सो 14√5 + 15 माइनस ln √5 + 1,
और ये मेरा ये आपका बाहर है, 1/24 जो है ना पूरे से बाहर है। सो हमारे आंसर्स में भी यहाँ पे 1/24 पूरे से बाहर है और ये आपका एक स्टेटमेंट आया है। तो अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ तो मेरे L का वैल्यू कितना आ गया 14, M का वैल्यू कितना है मेरा 15 और N का वैल्यू मेरा कितना है बच्चों 1, क्योंकि Ln यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ है नहीं और यहाँ पे N है, तो N का वैल्यू हो गया 1। अब अगर मुझे फाइंड आउट करने L प्लस M प्लस N तो 14 प्लस 15 कितना हो गया 29 और एक 30। सो मेरा आंसर आ गया 30, L प्लस MN इज इक्वल टू 30। और ये आपके ऑप्शन में मैच हो गया। ऑप्शन नंबर इज अच्छा, ये इंटीजर टाइप में दिया है, ओके इसका ऑप्शन नहीं है, मतलब ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन होगा, तो आंसर इज 30। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट बेसिक पे ही है, बस हाँ यहाँ पे जाके कैलकुलेशन आपको थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो आपका ये फॉर्मेट नहीं पकड़ेगा। सो आपको ये प्रॉपर्ली सॉल्व करना है सो दैट ये फॉर्मेट आए और आपका ये आना चाहिए, एंड देन उसके बाद कंपैरिजन करके वैल्यूज आएंगी। ओके एक लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर रही हूं बच्चों। अभी एक एपीजीपी के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, ये मैं रब कर रही हूं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, एंड वो कॉन्सेप्ट हमेशा याद में रखो, जब भी दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो हमेशा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लेना है, और उसके लिए आपको समझ होना चाहिए कि कौन से ग्राफ में कौन सा ऊपर कौन सा नीचे जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीजीपी से रिलेटेड है, नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है, कुछ इधर उधर उन्होंने नहीं घुमाया है ज्यादा। उन्होंने बोला है 2PQR इन जीपी, 3 लेटर्स दिए बच्चों, 2PQ इन जीपी। एक सेकंड में मार्करिंग फिल कर लेती हूँ, मैं तब तक क्वेश्चन रीड करती हूँ। 2PQR इन जीपी, और उन्हें साथ में दिया है कि P और Q इक्वल नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब बच्चे कुछ ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे P और Q इक्वल होंगे तो मुझे वो छोड़ना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि P और Q इक्वल नहीं है, और अगर किसी वजह से मेरे किसी एक वैल्यू पे किसी भी चीज पे अगर PQ इक्वल आ रहा है तो मुझे वो छोड़ देना है। सो उन्होंने दो चीज बोली है, 2PQR इन जीपी एंड इन एपी, कोई दूसरी एपी है, सेकेंड टर्म इज 2 इज थर्ड टर्म, ये एक स्टेटमेंट एक है, एंड इन अनदर एपी 2 इज थर्ड टर्म, ये एक इंफॉर्मेशन है, 2 इज थर्ड टर्म, P इज सेवेंथ टर्म, ये एक इंफॉर्मेशन है, एंड Q इज 8th टर्म, ये एक इंफॉर्मेशन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 इंटू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये दो इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अब सॉल्व करना चालू करते हैं। जीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जीपी में कॉमन रेशियो होता है जो एवरी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, करेक्ट। तो अगर मेरी जीपी का कॉमन रेशियो समझो आ रहा है, तो मेरा पहला अगर नंबर है 2, तो ये मेरा क्या होना चाहिए P का वैल्यू मेरा क्या होना चाहिए उस हिसाब से 2R, Q मेरा वैल्यू क्या होना चाहिए उस हिसाब से 2R स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं कॉमन रेशियो R ले तो एवरी टाइम वो R मल्टीप्लाई होता है हर एक टर्म के बाद। तो 2 इंटू R 2R, फिर 2R इंटू R 2R स्क्वायर, तो यानी कि मेरा P का वैल्यू मुझे मिल गया 2R और Q का वैल्यू मुझे मिल गया 2R स्क्वायर। यहां से वैल्यू निकालो। सेकेंड इज थर्ड टर्म, एपी में थर्ड टर्म मतलब क्या? एपी में बच्चों थर्ड टर्म मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 2, ठीक है। सेवेंथ टर्म यानी कि A प्लस 6D इज इक्वल टू P, एट टर्म A प्लस 7D इज इक्वल टू Q, ठीक है। अब मेरे पास ये कुछ टर्म्स हैं, P का वैल्यू, Q का वैल्यू, और फिर मेरे पास ये कुछ है। इन सबको सॉल्व करके मैं अपने R का वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, क्योंकि जब तक मुझे R मिलेगा नहीं तब तक मुझे PQ नहीं मिलेंगे, और जब तक मुझे PQ नहीं मिलेंगे ये मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। समझ रहे हो? सो आपके पास 5 इक्वेशन है,
आपको उनको सॉल्व करना है और अपने आर का वैल्यू निकालना है। ओके, चलो यहां से एक शुरू करते हैं। अगर मैंने इन दोनों को माइनस किया, इन दोनों इक्वेशंस को, ये और ये 1 लिखते हो, ये 2, ये 3, अगर मैंने 2 माइनस 3 किया, ये ए तो मेरा कैंसिल हो गया डायरेक्टली, या मैं बोलूं मैंने 3 माइनस 2 किया, ये ए कैंसिल हो गया, 7d माइनस 6d, डी बचा, और ये मेरा हो गया q माइनस पी। ठीक, डी का वैल्यू आ गया q माइनस पी, यहां रख दो। यहां पे अगर मैंने रखा, ये मेरा अच्छा, ये तो 2 मेरा इसमें आ गया, हाँ ठीक है, फिर उसकी नीड नहीं है मुझे। ठीक है, मेरे डी का वैल्यू आ गया, ये मैं यहां रख देती हूँ। a इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 माइनस 2q प्लस 2p। ये मेरा a का वैल्यू आ गया। अच्छा ओके फाइन, अच्छा सॉरी मेरे यहाँ पे ये भी है ना, ये मेरे पी क्यू है। एक काम और कर सकते हैं ना अपन, ये p है और मेरा ये p है, तो मेरा यहां से आ जाएगा 2r इज इक्वल टू a प्लस 6d, और ये मेरा q है और ये मेरा q है, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 7d। करेक्ट। और अगर मैं इसको माइनस करती हूं, a मेरा कैंसिल हो जाएगा, यहां पे मेरा हो गया 2r माइनस 2r स्क्वायर, यहां पे मेरा हो गया माइनस d। यहां से मैंने अगर 2r कॉमन लिया तो 1 माइनस r इज इक्वल टू, d का वैल्यू तो मैंने वहां से निकाला है, लेकिन वो मेरा सेम ही बैठ जाएगा ना। d का वैल्यू मेरा आ गया माइनस d, तो यहां से मेरा d का वैल्यू आ गया 2r इंटू आर माइनस 1, अगर मैंने कॉमन लिया तो ये मेरा d आ गया 2r इंटू आर माइनस 1। ओके ठीक है, और अगर मैंने यहां से d का वैल्यू निकाला, नहीं तो फिर ये वाला तो मेरा यही आ रहा है। अच्छा ठीक है, मुझे यहां से नहीं जाना है, क्योंकि मुझे r का वैल्यू चाहिए, तो मुझे इक्वेट तो करना पड़ेगा। डी का मेरा वो आ गया वैल्यू, तो वो तो मैं डी का मेरा वैल्यू आ गया 2r इंटू आर माइनस 1, और r की मुझे अगर वैल्यू चाहिएगी बच्चों, तो मुझे r में एक और इक्वेशन चाहिएगी। कुछ और इन्फॉर्मेशन इन्होंने मुझे दिया है, 2pq दिया है जीपी में, वो मैंने लगा दिया। और मेरा ये आ गया अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट पी क्यू का वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी, अगर मैं वो वैल्यू वहां पे डाल देती हूँ, अच्छा लेकिन मैंने डाल ही दिया ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैंने ये दोनों यूज किया ना, अगर मैं ये दोनों यूज करती हूँ, a प्लस 2d इज इक्वल टू 2 और a प्लस 6d इज इक्वल टू p इज 2r। अब अगर मैं ये यूज करती हूँ, तो मुझे यहां से माइनस करने के बाद क्या मिल रहा है, 4d इज इक्वल टू 2r माइनस 2, 4d इज इक्वल टू 2 मेरा कॉमन आ गया, r माइनस 1, 2 2 4, यानी कि 2d इज इक्वल टू r माइनस 1, और ये मेरा आ रहा है d इज इक्वल टू 2r इंटू आर माइनस 1। करेक्ट। अभी मैं यहाँ से अपना फॉर्मेट बना सकती हूँ।
मेरा यहां से आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 2r इंटू r माइनस 1 इज इक्वल टू r माइनस 1। मतलब ये d का वैल्यू मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये मेरा पूरा r में वैल्यू, एक r में इक्वेशन जनरेट हो गया। ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन यूज करके मैंने r में एक इक्वेशन जनरेट कर दिया है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और यहां से मेरे r की वैल्यूज आएंगी 2। यहां से एक मेरी r की वैल्यूज आ रही है आफ्टर द कैलकुलेशन इज 1/4 एंड एक वैल्यू आ रही है 1। r की वैल्यू 1 मुझे नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन P और Q का वैल्यू सेम नहीं है, लेकिन अगर R मैंने 1 पकड़ा, आप देख रहे हो यहां से, अगर मैंने R 1 लिया तो P का वैल्यू भी 2 है और Q का वैल्यू भी 2 है। सो आप R का वैल्यू 1 नहीं ले सकते अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओनली। तो R का वैल्यू मुझे लेना पड़ेगा 1/4। तो मेरे P का वैल्यू कितना आ गया? 2 इंटू 1/4 दैट मीन्स 1/2। Q का वैल्यू आ गया 2 इंटू R स्क्वायर यानी कि 1/16 दैट इज 1/8। ये दोनों वैल्यूज आप वहां पे उठा के सॉल्व कर दो। 64 इंटू 1/4 प्लस Q 1/64, इसको आप सॉल्व कर लो बच्चों। 64 यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, 16 प्लस 1 ये मेरा कैंसिल हो गया। आंसर इज 7। ओके सो लेट्स सी, ये एमसीक्यूज था क्या? करेक्ट, ये आपका एमसीक्यूज में था और ऑप्शन 1। अरे वाह, मोस्टली सबके ऑप्शन 1 आ रहे हैं। ये आपका ऑप्शन 1 पे मैच हो जाता है 17। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ऑन एपी जीपी, ठीक है। एक भी इधर उधर कुछ हुआ नहीं, सिर्फ जीपी के अकॉर्डिंगली 2 इक्वेशन बनाई, एपी के अकॉर्डिंगली 3 इक्वेशन बनाई, सबको आपस में सॉल्व किया, आर में पूरा एक इक्वेशन लाए, आर की वैल्यू निकाली, सॉर्ट आउट एंड देन वैल्यू। सो अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए सब में प्योर कॉन्सेप्ट और बेसिक मैंने यूज किया है। एक भी क्वेश्चन में मैंने ऐसा कुछ भी हाई फाई लेके कुछ सॉल्व नहीं किया कि जो चीज आपको पता नहीं है। करेक्ट, सिर्फ उधर वो बेस क्लियर जितना है उतना जल्दी क्लिक होगा आपको क्वेश्चन। तो आप ये वीडियोस एक बार ऑब्जर्व कर लो बच्चों। हर एक शिफ्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं सिमिलर होते हैं, अगर इसी पैटर्न पे आएंगे तो आपको ये आइडिया आएगा कि किस क्वेश्चन को कैसे क्लिक करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है। सो ये मैंने शिफ्ट सॉल्व करके दिया है आपको जितने मेरे क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। बाकी और शिफ्ट्स जैसे भी रहेंगे मैं सॉर्ट आउट करके, अगर आपको जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं ऑनलाइन अपलोड कर दूंगी। सो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चंस अगर समझ में नहीं आते, व्हाटएवर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है, सो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जो भी क्लियरिटी है वो आप देखो, जो डाउट्स है वो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ओके, बाय।